कैसे हैं आप लोग बेटा? सब ठीक हैं, सब कुशल मंगल हैं। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियो की थर्ड कैटेगरी जिसका नाम है एक्टिविटीज़ रेशियो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। देखिए, तो एक्टिविटी रेशियोज में थर्ड टाइप के जो रेशियो होते हैं वो है एक्टिविटीज़ रेशियो। तो एक्टिविटीज़ रेशियो होते क्या है बेसिकली? देखो बेटा, एक्टिविटीज़ रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज, यानी बिजनेस की अगर एफिशिएंसी हमें चेक करनी है तो इनको एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं, ऑपरेशनल रेशियोज भी बोलते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट नाम है दैट इज टर्नओवर रेशियो। यानी इस कैटेगरी के आपके चार नाम हो गए। पहला हो गया ऑपरेशन रेशियो, दूसरा हो गया आपका टर्नओवर रेशियो, और तीसरे नंबर पे हो गया आपका एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है बेटा, तो तीन नाम आपके ये हो गए और एक नाम आपके सामने है एक्टिविटी रेशियो। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस आई वांट टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप मुझे बिजनेस की कोई तीन मेजर एक्टिविटीज़ बताइए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो एक्टिविटी होती है बिजनेस में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्टली मेजर करी जाती है, जिसको बार बार बिजनेसमैन देखना भी चाहता है, हर कोई उसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है, वो है सेल्स। यानी बिजनेस की सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है तो किस तरह से हो रही है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सफिशेंट है कि नहीं है, उसको हम कोई जानना चाहता है। क्योंकि असली जो एक्टिविटी होती है बिज़नेस की वो सेल ही होती है, और सेल के अराउंड ही आसपास ही सारी एक्टिविटीज़ जो है रिवॉल्व होती हैं। क्योंकि बिज़नेस में अगर सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इनकम नहीं होगी, इसका सीधा सा रिलेशन है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है किसी बिज़नेस में। सेल जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्टिविटी है, इसीलिए इसको कई नामों से भी जाना जाता है। रेवेन्यू के नाम से भी हम सेल्स को जानते हैं, क्योंकि सेल से ही हमें रेवेन्यू क्रिएट होता है, इनकम क्रिएट होती है। और सेल्स को ही हम टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं, और सेल्स को ही हम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से ही सेल्स पॉसिबल हो पाती है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी? हमें चाहिए स्टॉक। सेल्स अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टॉक चाहिए। यानी हम जो माल बनाएंगे, जो स्टॉक रेडी रखेंगे, उसी को सेल करेंगे। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है स्टॉक। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई आपकी? सेल्स। दूसरी क्या हो गई? स्टॉक। अब स्टॉक कहाँ से आएगा? स्टॉक आएगा परचेज करके। तो जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तब तक आपका स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो परचेज अपने आप में एक मेजर एक्टिविटी जो होती थी। तो ये तीन रेशियो यानी तीन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रेशियोज हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखिए, जब हम स्टॉक से रिलेटेड रेशियो की बात करते हैं, किससे बेटा? स्टॉक की। तो स्टॉक का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका, जब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट में इसको हम आईटीआर बोल सकते हैं और इसको एसटीआर बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात आपको? तो मैंने क्या लिखा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब आप मुझे बताइए स्टॉक का रिलेशन किससे है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग रेशियोज को सबसे अच्छा तरीका समझने का, अगर मैं आपसे एक वर्ड में पूछूं व्हाट आर दी अकाउंटिंग रेशियोज, तो अकाउंटिंग रेशियोज नथिंग बट द रिलेशनशिप। सिंपल। तो एक वर्ड में रिलेशनशिप होती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक का रिलेशन किससे है? जैसे कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी सेल्स होने वाली है। तो सेल किस चीज़ की करोगे आप? स्टॉक की करोगे। तो स्टॉक का रिलेशन हो जाता है सेल से। क्लियर है? सिमिलरली अब मैं स्टॉक की अगर बात करूं तो स्टॉक का रिलेशन किससे होगा? खरीदे हुए माल से। यानी जो माल मैंने खरीदा है उसका रिलेशन उससे हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब आप कोई भी गुड्स बेचते हो, है ना, तो वो एक तरीके से कॉस्ट होती है बिजनेस की। तो आपका स्टॉक का रिलेशन हो गया कॉस्ट से। यानी स्टॉक को मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉस्ट। कैसे? अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का आपने कुछ प्रोडक्शन बना के तैयार किया, उसको आप 12,000 में सेल करने वाले हो, तो सेलिंग प्राइस 12,000 हो जाता है और कॉस्टिंग प्राइस 10,000 हो जाता है, तब जाके 2,000 का प्रॉफिट होता है। तो आप हमेशा बताइए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो स्टॉक है उसको आप मार्केट प्राइस पे लिखते हो कि कॉस्ट प्राइस पे लिखते हो? बताइए जल्दी से। येस, दैट्स अ करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं लिखते। तो आपको समझ में आ गया स्टॉक का रिलेशन किससे हो गया? कॉस्ट प्राइस से। तो
तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, आप करने क्या वाले हो, स्टॉक को कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ, स्टॉक के साथ। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो वो नीचे आएगी और जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो वो ऊपर आएगी। बस यहाँ पे ये अपोजिट है। इससे पहले जो सॉल्वेंसी रेशियो थे तो हमने क्या करा था, जिस चीज़ को हम कंपेयर करते थे वो ऊपर लिखते थे, जिससे कंपेयर करते थे होल वो नीचे लिखते थे। यानी हम क्या करते थे, नेट वैल्यू ऊपर लिखते थे और ग्रोस वैल्यू नीचे लिखते थे। ग्रोस वैल्यू का मतलब है टोटल वैल्यू जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, नेट वैल्यू यानी जिस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर उल्टा होगा, ग्रोस वैल्यू ऊपर रखेंगे और नेट वैल्यू नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर ग्रोस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी टर्नओवर बोला जा सकता है, क्योंकि स्टॉक के लिए वही है जो है टर्नओवर, जितनी भी कॉस्ट प्राइस पे खरीदोगे वही उसका प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। बन गया फॉर्मूला, बताओ कितना इजी का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अगर मुझे सिंपली लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये आपका फॉर्मूला बन गया। कैसा लगा फॉर्मूला, बहुत इजी है ना, कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है स्टॉक का मतलब किससे होता है, कॉस्ट से। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा वहाँ लिखा होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो या लिखा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेल भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टॉक के लिए जो टर्नओवर है वो कॉस्ट होगी, हमेशा ध्यान रखना। यानी कस्टमर के लिए टर्नओवर सेल प्राइस होती है ना, और हमारे लिए कॉस्ट जो होती है वो टर्नओवर होती है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर ऊपर आ गया यानी COGS आ गया और एवरेज इन्वेंट्री आपका नीचे आ गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या होगा सर ये एवरेज इन्वेंट्री क्या है। तो देखो बेटा किसी भी चीज़ का अगर हमें एवरेज निकालना है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दोनों को ज्वाइन करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है एक्टिविटी रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री यूज होगा, एवरेज डेटर्स यूज होगा, एवरेज क्रेडिटर्स यूज होगा। जहाँ कहीं भी टर्म्स यूज होंगी डायरेक्टली स्टॉक यूज नहीं होगा। उसका रीज़न है हम एवरेज क्यों लेते हैं। देखो आपके पास 2 तरह के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अब आप ओपनिंग से निकालोगे तो वैल्यूज अलग आएगी, क्लोजिंग से निकालेंगे तो वैल्यूज अलग आएगी, ठीक है ना। तो आप 2 बार तो रेशियो नहीं निकालोगे ना, तो आप क्या करोगे, दोनों को एक साथ जोड़ करके एक क्लब कर लोगे, एक एवरेज वैल्यू निकाल लोगे और आप मान लोगे कि भाई ये आपकी नेट वैल्यू है। सिंपल, एवरेज का फॉर्मूला हम वैसे भी इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला बनाना आ चुका है, कैसे ड्राइव करते हैं। अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको, और इसको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है बेटा, टर्नओवर रेशियो ये भी बोलते हैं। बताओ कैसे बनेगा। अब आपको यहाँ क्या समझना है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, डेटर्स से रिलेटेड क्या चीज़ होती है, यानी डेटर्स किससे रिलेटेड है। अगर मैं बोलूँ किसी भी बिजनेस में जो कस्टमर है उनका संबंध किससे है, आपके कस्टमर कब बनेंगे, आपके ट्रेड आप किसी से पैसा कब मांग सकते हो, जब आप उनको कुछ सेल करोगे, सिंपल। तो सेल जिनको हम कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर बन रहे हैं, वो हमारे डेटर्स बन रहे हैं। तो बेटा जिसको हम सेल कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो कस्टमर तो है लेकिन कौन से कस्टमर, कैश वाले कि क्रेडिट वाले। तो यहाँ पर जितनी भी बात होगी वो क्रेडिट की होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश का कोई लेना देना नहीं है हमारा। हम निकाल रहे हैं रेशियो, हम अपनी सेल, अपनी क्रेडिट सेल का रिलेशनशिप किससे देख रहे हैं, डेटर से। हम क्यों देख रहे हैं कि हमारे जो डेटर्स हैं, वो टाइम पे हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, हमारी जो सेल है वो टाइमली हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसलिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू ऊपर आती है और जिस रेशियो को हम निकालते हैं वो नीचे आएगा। तो रेशियो हम क्या निकाल रहे हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या हम इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। TR भी बोल सकते हैं इसको, DTR भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया, इसका रिलेशन किससे, सेल से।
तो ये हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल जो होगा वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे रे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो फॉर्मूला बनाना अगर आप सीख गए तो अकाउंटिंग रेशियो आपकी फिंगर टिप्स होगा बेटा। इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला you will never bother your mind that what will be the formula of this ratio, because maximum problem comes with this chapter that you confused at the time of examination। देखो इंडिविजुअल जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब तो आपको इजी लगेगा, अरे यार ये तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, याद हो जाएगा, इसमें क्या है, लिख भी लोगे याद भी हो जाएगा। बट द पॉइंट इज दिस, व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम यू कैन गेट ईजिली कन्फ्यूज, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप कन्फ्यूज होने ही होने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ आपको एक कन्फ्यूजन हो गया सारा चैप्टर का रायता फैल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो आप तुक्का ही लगा के आएंगे एग्ज़ाम में। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए और आप इस चैप्टर से पूरे मार्क्स उठाएँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है, आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर उसको एक्सप्रेस करना है, फिर उसको कैलकुलेशन करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाना सिखा दिया तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया है और आप एक्सप्रेस कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, क्या फ़ायदा उसका? ठीक है ना। तो आपको पूरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला बनाना आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अब इस कैटेगरी में तीसरा जो फॉर्मूला है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉज लेना चाहूँगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ एक रेशियो और हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। क्या बेटा? एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको हम ACR बोलते हैं। ACR का मतलब क्या हुआ? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, कलेक्शन का पीरियड काउंट करना है, यानी आपके जो डेटर्स हैं उनसे जो पेमेंट कलेक्ट होती है उसका पीरियड कितना है। आप 2 महीने में रिसीव करते हो, 3 महीने में रिसीव करते हो, आपको नहीं पता। आपको देखना है भाई कंपनी जो है अपने डेटर से पेमेंट कितने दिन में कलेक्ट कर लेती है। इससे ये भी पता चलता है कि कितने टाइम के लिए क्रेडिट अलाउ कर रही है कंपनी दूसरी उसके लिए। तो क्रेडिट जब अलाउ करेगी उसके हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है डेटर्स के साथ। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है हमें। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किससे करना है? डेटर से। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है आपका, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आप क्या करोगे यहाँ पे, आप लिखोगे डेज और मंथ्स, डेज और मंथ्स इन अ ईयर अपॉन कर देंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सिंपल। यानी आपको अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो पता है तो एक साल में कितने डेज होते हैं, बस उनको डिवाइड कर दीजिए DTR से। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड दो उसमें आता है, एक तो डेज में, दूसरा मंथ्स में। पहला डेज में, दूसरा मंथ्स में। तो डेज आपके हो गए, ठीक है, कितने डेज हो गए एक साल में? 365 डेज हो गए। और मान लीजिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया आपका 7 या 8 या 9 12 जो भी आए, उसको उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका डेज में आ जाएगा। अगर मंथ में निकालना है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 से उसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये तीनों रेशियो बन गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। 2 फॉर्मूले और बचे हैं, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है जो एक्टिविटी रेशियो के 3 रेशियो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना, मतलब 2 रेशियो डिस्कस कर लिए हैं। एक हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो डिस्कस कर लिया, एक हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो कर लिया है। तीसरा अब शुरू करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या होता है बेटा, देखो जैसे कि नाम में लिखा है क्रेडिटर्स, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है? क्रेडिटर्स। तो यहाँ हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर्स। क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। और इसके ऊपर अब हमें क्या लिखना है, क्योंकि टर्नओवर है तो क्रेडिटर्स का रिलेशन किससे है बेटा? क्रेडिटर्स का रिलेशन किससे होता है? जैसे कि डेटर्स का रिलेशन होता है सेल से, वैसे ही क्रेडिटर्स का रिलेशन किससे होगा? क्रेडिटर्स का रिलेशन होगा परचेज से। देखो जब तक हम परचेज नहीं करेंगे हमारे सप्लायर्स थोड़ी ना इंक्रीज होंगे, तो परचेज करेंगे तो सप्लायर बढ़ेंगे और सप्लायर्स को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो टर्नओवर हो जाएगा वो हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। क्या हो जाएगा बेटा? नेट क्रेडिट परचेज।
तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं NCP अपॉन ACR, ठीक है। ACR का मतलब हो गया एवरेज क्रेडिटर्स, ये आपके टर्नओवर रेशियो होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी एक्टिविटी रेशियो हैं, जितने भी एक्टिविटी रेशियोज हैं, दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय टाइम्स, यानी ये टाइम्स में होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आएगा तो ये टाइम्स में आएगा, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। जैसे सोल्वेंसी के फ्रैक्शन में आता है ना आंसर 2:1, 1:2, वैसे इसका आंसर आएगा टाइम्स में, 7 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, लाइक दिस। ओके, सो नाउ इसी से रिलेटेड अब इसका सब पार्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी ACP। व्हाट इट इज? ACP। तो अब हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट हमें 365 डेज और 12 मंथ्स अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर एवरेज पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये ट्रेड पेबल, सॉरी एवरेज पेबल नहीं, ट्रेड पेबल्स, तो TPTR बोल सकते हैं और एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो गया, ये आ जाता है डेज में या फिर मंथ्स में। ये एक्चुअली इसी का पार्ट है, एवरेज कलेक्शन पीरियड था डेटर्स का पार्ट और एवरेज पेमेंट पीरियड है क्रेडिटर्स का पार्ट। देखो क्रेडिटर्स से रिलेटेड होती है पेमेंट, तो हमें ये जानना होता है कि कितने टाइम में हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी होती है और कितना टाइम हमारे लिए जस्टिफाइड होता है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली डेटर्स का कितने टाइम के लिए हमें कलेक्शन करना है, तो ये इंटर रिलेटेड है, ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है। तो होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला बनाना आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मैं बैठा हूँ, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेल डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो यहाँ पे अब क्या है, वर्किंग कैपिटल, तो आपको यहाँ पर टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो टर्नओवर का मतलब हो गया नेट सेल से, और वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया नेट करंट एसेट्स। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का अगर फॉर्मूला देखना है तुम्हें, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL। तो जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स हैं और 40,000 रुपीज़ की आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज में, करंट एसेट्स में से अगर 40,000 माइनस कर देंगे तो 60,000 का जो बचेगा, ये बचेगा नेट करंट एसेट्स। इसलिए हम इसको नेट करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं और वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यानी जितनी भी सेल दे रखी है उससे आपको वर्किंग कैपिटल को डिवाइड कर देना है, तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अच्छा, CBSE बहुत महान है, ठीक है। अभी तक तो ये सिलेबस में नहीं था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स, ये रेशियो इसी साल ऐड हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस साल कोई रेशियो चेंज होता है, ऐड होता है, तो उस साल वो पूछा जा सकता है। ऐसे ही तुम्हारा ये रेशियो भी नया है जो इस साल ऐड हुआ है, तो ये आप जरूर, ये रेशियोज आप जरूर पढ़ के जाना। जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें जरूर पढ़ के जाने चाहिए, जिस साल जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस साल का सिलेबस CBSE ने चेंज किया है। तो ये फिक्स कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे बनेगा ये मैंने, ये आप बताओगे। देखो मैंने आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया। अब आपको ये फॉर्मूला मुझे खुद बना के दिखाना है। देखो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो मैंने क्या लिखा, वर्किंग कैपिटल यहाँ लिखा, और टर्नओवर यानी आपकी सेल आ गई। ऐसे ही तुम्हें अब क्या करना है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो फिक्स एसेट्स कहाँ आएगा और टर्नओवर कहाँ आएगा, इसका फॉर्मूला आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मुझे भी ये पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। तो 1-2 चीज़ आप खुद एक्सप्रेस करिए। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो वाली जो कैटेगरी है वो पूरी होती है। अब आप कहो तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के अकाउंटिंग अधूरी है। ये तो थ्योरेटिकल बातें होगी, लॉजिकल बातें होगी, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। वैसे तो रिवीजन क्लास में न्यूमेरिकल कराना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो न्यूमेरिकल खुद भी कर लो, ये आपको फॉर्मूला बनाने आ गए और आपका रिवीजन हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो देखिए, कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या जीवन है,
जैसे कि मैंने आपको बताया जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं हम उसको उसकी लाइफलाइन समझ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो जीवन है यानी जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या क्या है समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले नंबर पे दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमें दे रखी है सेल। क्या दे रखी है बेटा? सेल्स दे रखी है। उसके बाद दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक। फिर दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और फिर दे रखा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट 20%, यानी ये है GPR। जब आपको प्रॉफिट नहीं दिया होता, प्रॉफिट की एक परसेंटेज दी होती है, उसको रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? रेट, यानी किस रेट से हमने जीपी का अर्न किया बिजनेस में वो दे रखा है, तो इसको हम GPR बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ITR का फॉर्मूला हमें क्या बताया था अभी सर ने? हमें बताया था COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यही फॉर्मूला था कि नहीं? यही फॉर्मूला हमने एक्सप्रेस किया कि जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था कि हमें क्या दिया हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ फॉर्मूला कैसे बनाया था हमने। यहाँ पर लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री आपका नीचे आ गया। अब टर्नओवर क्या है यहाँ पे? टर्नओवर हो जाएगी आपकी, क्योंकि स्टॉक का रिलेशन किससे है? कॉस्ट से, तो ये हो जाएगा आपका COGS। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो कहीं भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है? नहीं दे रखा, तो ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। फिर क्या करेंगे? समझो, आपको सेल दे रखी है। क्या दे रखी है? सेल। अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए तो मेरी कॉस्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 7,50,000 का 20%। तो ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा तुम्हारा 1,50,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो आप कॉस्ट में इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो सेल हमारी 7,50,000 है और प्रॉफिट है 1,50,000, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 6 लाख। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 लाख अपॉन, अब ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? 1 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1 लाख 6 लाख अपॉन 4 लाख डिवाइड बाय 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। क्या हो जाएगा बेटा? 3 टाइम्स आंसर हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा काम है जो आपको करना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्टिविटी रेशियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया वैसे ही आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा, वैसे ही आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा। अब मैं सारे न्यूमेरिकल नहीं करा सकता हूँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको एक काम कर सकता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, उनकी वर्कशीट बना दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना बस। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर कुछ क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करा देते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी रेशियो की जो कैटेगरी है वो पूरी होती है बेटा, और इसकी जो वर्कशीट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो मैं डाल दूंगा। आप इसको पूरा रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। और कोई स्पेशल प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, कोई स्पेशल तरह का टॉपिक समझना चाहते हो कि सर इसमें ये टॉपिक हमें समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। इस टॉपिक में, इस कैटेगरी में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई चीज़ समझना चाहते हो कि सर इस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं उससे रिलेटेड आपको पूरी एक फुल फ्लैश वीडियो सॉल्यूशन की बना के डाल दूँगा, ठीक है बेटा। क्योंकि हम ले रहे हैं रिवीजन क्लास, सारे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आपका सिलेबस भी कवर करना है, सारी चीज़ें हैं, पूरे साल का सिलेबस 1 महीने में कवर करना वैसे ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ बेटा, आप बने रहिए, डटे रहिए, सफलता मिलेगी। सो व्हेन एवर यू फील डीमोटिवेट, जस्ट से ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऑल द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कैटेगरी की वीडियो के साथ। उसके साथ हमारा ये अकाउंटिंग रेशियो पे चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर लेंगे, ठीक है, सिक्वेंशियल वेज में चलेंगे। 2 चैप्टर आपके अकाउंट्स के हो जाएंगे, फिर दूसरा चैप्टर हम बिजनेस स्टडी का। अब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी रह गई है, वो हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। सो मीनवाइल दिस इज विजय.com लॉगिंग आउट, until meet again, bye bye।